कहाँ पहुंचा दिया था? बड़ी आंत में। मैं चाहे कुछ भी बोल दूं, आप उसका क्या करोगे? समर्थन करोगे। बड़ी आंत में नहीं पहुंचा था भोजन, छोटी आंत में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? छोटी आंत में पहुंचा था। देखो, हाँ, सबसे पहले जो भोजन जो है, उस भोजन को हम कहाँ ले जाते हैं? मुंह में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? मुंह में। मुंह की बात करें तो मुंह में भोजन का थोड़ा बहुत क्या होता है? पाचन होता है। कैसे पाचन होता है? कि जो लार है, उस लार के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के पाचन की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। अरे बात मत करो भाई, हाँ, बात तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? हाँ, तो मुख में क्या होता है कि जो भोजन होता है, उस भोजन का लार की सहायता से क्या होता है? पाचन हो जाता है। क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। और मैं बात करूं कि जो मुख जो होता है, उस मुख में भोजन के कौन से अवयव की पाचन की शुरुआत होती है? तो भोजन के तीन मुख्य अवयव होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रोटीन होता है, और एक क्या होता है? वसा। तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, उस कार्बोहाइड्रेट की पाचन की शुरुआत कहाँ हो जाती है? मुंह में हो जाती है। कहाँ हो जाती है? मुंह में। हम ये नहीं कह सकते कि उस कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण क्या हो जाता है? पाचन, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ हो जाती है? मुंह में हो जाती है। फिर ये जो भोजन जो है, ये लार के साथ क्या हो जाता है? मिल जाता है। और लार के साथ मिल जाता है तो ये लसलसा जो भोजन होता है, किसमें? मुंह में। उसको हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। अपनी भाषा में इसको हम कहते हैं निवाला। क्या कहते हैं? निवाला कहते हैं। तो अब ये जो बोलस जो है, ये बोलस किसकी सहायता से? तो मुख के बाद में होती है ग्रास नली। मुख के बाद क्या होती है? ग्रास नली। उस ग्रास नली की सहायता से कहां पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। किस में पहुंच जाता है? आमाशय में, जिसको आप पेट बोलते हो। क्या बोलते हो? पेट बोलते हो। फिर मैं आमाशय की अगर बात करूं तो आमाशय में क्या होता है कि सर, आमाशय में प्रोटीन और वसा के पाचन की क्या होती है? शुरुआत होती है। कि वो आमाशय जो है, आमाशय में प्रोटीन और वसा की क्या होती है? पाचन की शुरुआत। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? मुंह में। और प्रोटीन और वसा के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? आमाशय में होती है। आमाशय में प्रोटीन और वसा का पूरा क्या नहीं हो पाता? पाचन नहीं होता। मतलब कि अभी पाचन की जो क्रिया है अभी बची हुई है। कार्बोहाइड्रेट का भी क्या नहीं हुआ है? कंप्लीट पाचन नहीं हुआ है। और प्रोटीन और वसा का भी क्या नहीं हुआ है? कंप्लीट पाचन नहीं हुआ है। अब ये जो क्या होता है, आमाशय में जो भोजन होता है उसको क्या कहते हैं? मुंह में भोजन को क्या कहा था? बोलस कहा था। क्या कहा था? बोलस। और आमाशय में जो भोजन होता है उसको क्या कहते हैं? तो आमाशय में जो भोजन होता है उसको हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। कि सर, आमाशय में जो भोजन होता है, उस आमाशय में जो भोजन है उसको कायम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायम कहा जाता है। अब ये जो कायम जो होता है, ये कायम कहाँ चला जाएगा? छोटी आंत में। क्यों? क्योंकि आमाशय के बाद में कौन आती है? छोटी आंत ही आती है। कौन आती है? छोटी आंत। तो मैंने बात की थी कि जो छोटी आंत जो होती है, उस छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तीन भाग। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। तीन भाग कौन कौन से होते हैं? छोटी आंत का जो पहला जो भाग होता है, जो आमाशय के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को हिंदी में क्या बोलोगे आप? ग्रहणी बोलोगे। क्या बोलोगे? ग्रहणी। फिर छोटी आंत का जो आगे वाला, ड्यूडेनम के आगे वाला या बीच का जो भाग है, उसको आप क्या कहोगे? जेजुनम कहोगे। क्या बोलोगे? इसको मध्यांतर बोलोगे। और छोटी आंत का जो अंतिम जो भाग होता है उसको क्या कहेंगे? इलियम कहेंगे, शेषांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? शेषांतर कहेंगे। अगर इनकी मैं लंबाई की अगर बात करूं तो लंबाई की बात करता हूं तो सबसे लंबा भाग क्या होता है? इलियम। फिर क्या होता है? जेजुनम। और सबसे छोटा क्या होता है? ड्यूडेनम। याद रखना कि जो पहला भाग ये, दूसरा ये, तीसरा है, लेकिन अगर बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा लास्ट वाला, फिर ये वाला, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? आपने खुद ने पढ़ा है कि जो आहार नाल होती है, उस आहार नाल के जो छोटी आंत जो होता है, उस छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक क्या होता है? पाचन होता है। भोजन का क्या होता है? सर्वाधिक पाचन होता है। सर्वाधिक पाचन का मतलब क्या होता है? कि देखो, सर्वाधिक पाचन का मतलब ये है कि भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, और क्या होता है? वसा होता है। अब देखो, इन तीनों का जो कंप्लीट जो पाचन है वो कहाँ हो जाएगा? छोटी आंत में हो जाएगा। कंप्लीट का मतलब पाचन की क्रिया यहाँ पर क्या हो जाएगी? पूरी। मुंह में क्या पाचन कंप्लीट हुआ था?
नहीं हुआ। आमाशय में क्या पाचन कंप्लीट हुआ था? नहीं। तो हम ये कहेंगे कि जो पाचन का जो क्रिया जो बच रही है, पाचन का जो काम है, वो कहाँ आकर कंप्लीट हो जाएगा? छोटी आंत में। और छोटी आंत के कौन से भाग में? तो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में सर्वाधिक पाचन की क्या होती है? क्रिया होती है। सर्वाधिक पाचन का मतलब समझ गए कि तीनों जो क्या है भोजन के अवयव हैं, उसका कंप्लीट क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात बताई थी। अब देखो इधर लिखा हुआ है पाइलोरस और ये नीचे लिखा है पाइलोरिक वाल्व। ये पाइलोरस क्या होता है? तो पाइलोरस क्या होता है कि छोटी आंत का कौन सा भाग है भाई? ड्यूडेनम भाग। किसके साथ जुड़ा होगा? आमाशय के साथ जुड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मुंह होता है, मुंह के साथ क्या जुड़ी होती है? ग्रास नली। ग्रास नली के साथ आमाशय जुड़ा होता है, आमाशय के साथ छोटी आंत, छोटी आंत के साथ बड़ी आंत, बड़ी आंत के साथ क्या जुड़ा होता है? गुदा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तो जो आमाशय जो है, उस आमाशय का जो अंतिम जो भाग होता है, छोटा भाग होता है, सकड़ा भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरस। इस पाइलोरस भाग के साथ छोटी आंत का कौन सा भाग जुड़ा होता है? ड्यूडेनम भाग जुड़ा होता है। और ये दोनों जहां पर जुड़ते हैं वहां पर एक क्या लगा होता है? वाल्व लगा होता है। उस वाल्व का नाम क्या होता है? पाइलोरिक वाल्व होता है। इस पाइलोरिक वाल्व का काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है कि मैं ये बोलूं कि ये क्या हो गया आपका? आमाशय हो गया। क्या हो गया? आमाशय, स्टोमक। और यहाँ से क्या चालू हो गई आपकी? तो यहाँ से छोटी आंत क्या होगी? चालू होगी। तो देखो यहाँ पर लगा होगा ये वाल्व। ये तो कौन सा भाग है? पाइलोरस है। और ये कौन सा भाग है? ड्यूडेनम। तो यहाँ पर ये वाल्व लगा होगा। ये वाल्व क्या करेगा कि जो भोजन है वो किस में आ जाएगा? छोटी आंत में आ जाएगा। अब ये भोजन है ये पुनः किस में नहीं चला जाए? आमाशय में नहीं चला जाए। तो इसको रोकने का काम कौन करेगा? तो इसको रोकने का काम कौन करेगा? पाइलोरिक वाल्व करेगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ या ना? अब देखो फिर मैंने बात क्या कही थी कि छोटी आंत है, इस छोटी आंत के ग्रहणी भाग में सर्वाधिक क्या होता है? पाचन होता है। लेकिन छोटी आंत के पास कोई क्या नहीं होता है? पाचक रस नहीं होता है। पाचन की जो क्रिया है वो किसकी उपस्थिति में होती है? पाचक रसों की उपस्थिति में होती है। तो छोटी आंत जो है, उस छोटी आंत के पास कोई क्या नहीं है? पाचक रस नहीं है। तो फिर छोटी आंत में पाचन कैसे होगा? यानी कि ग्रास नली थी, ग्रास नली में कोई पाचक रस नहीं था। तो ग्रास नली में कोई पाचक रस नहीं था तो ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं हो रही थी ना। तो फिर छोटी आंत में भी कोई पाचक रस नहीं है, तो फिर इसमें सर्वाधिक पाचन की क्रिया कैसे होती है? तो एक कहानी बताई थी मैंने आपको कल, वो याद रखनी है आपको। कैसे याद रखनी है? कि देखो कि हमारे आसपास में पड़ोसी रहते हैं कि नहीं रहते? हमारे आसपास पड़ोसी रहते हैं कि नहीं रहते? उन पड़ोसियों का काम क्या होता है कि पड़ोस वाले घर में क्या करते रहना? ताका झाकी करते रहना। क्या करते रहना? ताका झाकी करते रहना। क्या ताका झाकी करते हैं कि मान लो कि उस परिवार का कोई भी सदस्य बाहर चला जाए तो वहां पर वो एंट्री करेगा कि नहीं करेगा? होता है कि नहीं होता है ऐसा? मान लो कि आपके पड़ोस में दो ही लोग रह रहे हैं, एक भाभी जी है और एक भैया जी है, ठीक है ना, और आप उनके पास में रहते हो, ठीक है। अब आपका मकसद क्या रहता है कि ये भैया कोई ना कोई काम से कहाँ चला जाए? बाहर चला जाए, तो मैं भाभी के काम में हाथ क्या कर दूं? बटा दूं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है ना? हाँ, तो यही बात यहाँ पर है। क्या है कि छोटी आंत जो है, इस छोटी आंत के पास कोई क्या नहीं है? पाचक रस नहीं है। और कोई पाचक रस नहीं है तो ये पाचन कैसे करेगा? तो यहाँ पर दो अंग होते हैं। कौन से? एक होता है लीवर और एक होता है अग्नाशय। एक तो कौन सा होता है? लीवर और एक अग्नाशय। उनको पता है कि छोटी आंत के पास कोई क्या नहीं है? पाचक रस नहीं है। तो हम इसकी क्या कर दें? हेल्प कर दे। हम इसकी क्या कर दे? हेल्प कर दे। तो ये छोटी आंत जो है, इस छोटी आंत के पास में यकृत और अग्नाशय से कितने रस आते हैं? दो रस आते हैं। यकृत से जो रस आता है उसको कहते हैं पित्तरस, और अग्नाशय से जो रस आता है उसको कहते हैं अग्नाशयिक रस। अब वो जो दो रस हैं वो किसके पास आ गए? छोटी आंत। और छोटी आंत के कौन से भाग में? ग्रहणी भाग में। और उन दोनों रसों के द्वारा भोजन का क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। भोजन का क्या हो जाएगा? पाचन। इनको हंसी आ रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता कि भैया गया बाहर? हाँ भाभी जी बताओ क्या बात हुई, क्या हो रहा है? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो बस ऐसे याद रखना है कि छोटी आंत के पास कोई क्या नहीं होता? पाचक रस नहीं होता। तो इसको भोजन को पचाने के लिए इसके पास कितने रस आते हैं? कहाँ से आते हैं? यकृत और
अग्नाशय से आते हैं। किससे आते हैं? यकृत और अग्नाशय से आते हैं। इतनी बात शायद मैंने लिखा दी थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे पित्तरस की और किसकी? अग्नाशयिक रस की बात करेंगे। तो एक लाइन आप लिखो, क्योंकि आपकी शुरुआत हो जाए इसलिए लिखो। हाँ लिखो, हाँ लिखो। कल वाले जो नहीं आए शुरुआत करो। छोटी आंत में पाचन, और लिख लो छोटी आंत के कितने भाग है? 3 भाग, तीनों भाग लिख लो। छोटी आंत में पाचन, लिख लो। इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। और 3 भाग कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांतर। लिख लिए? नेक्स्ट लाइन में लिखो। नहीं, आपका लिखा हुआ है। लिखो छोटी आंत का, छोटी आंत का ग्रहणी भाग, छोटी आंत का ग्रहणी भाग आमाशय के, आमाशय के पाइरोलस, पाइलोरस, आमाशय के पाइलोरस भाग से जुड़ा होता है, पाइलोरस भाग से जुड़ा होता है, जहां पर उपस्थित वाल्व, जहां पर उपस्थित वाल्व, आधा लव है वाल्व, जिसको हिंदी में बोलते हैं कपाट, पाइलोरिक वाल्व कहलाता है, पाइलोरिक वाल्व कहलाता है। लिखो नेक्स्ट लाइन में, छोटी आंत के, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में सर्वाधिक पाचन, सर्वाधिक पाचन, कोष्टक में लिखना पूर्ण पाचन होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, छोटी आंत के पास, छोटी आंत के पास कोई पाचक रस, छोटी आंत के पास कोई पाचक रस नहीं होता है। अतः इसमें पाचन के लिए यकृत से पित्तरस, यकृत से पित्तरस तथा अग्नाशय से अग्नाशयिक रस पहुंचता है। इस बात में कोई दिक्कत हो तो बताओ कि छोटी आंत के कितने भाग है? 3 भाग। पहला भाग क्या कहलाएगा? ड्यूडेनम, बीच वाला जेजुनम, लास्ट वाला इलियम। पाचन की क्रिया है वो सर्वाधिक है, वो छोटी आंत के कौन से भाग में? ग्रहणी भाग में। छोटी आंत के पास कोई क्या नहीं होता? पाचक रस नहीं होता। फिर भी इसमें सर्वाधिक पाचन की क्रिया होती है कि पाचन का काम क्या हो जाता है? पूरा।
कैसे होता है? तो यकृत से आता है पितरस और अग्नाशय से आता है अग्नाशयिक रस। और अब हम बात करेंगे सबसे पहले कौन से रस की? पितरस की। कौन से रस की बात करेंगे? पितरस की बात करेंगे। साथ में नहीं लिखना है, ठीक है ना, एक बार ध्यान देना इसे। पितरस क्या बोलते हो इसको? कौन सा जूस बोलोगे आप? बाइल जूस। क्या बोलेंगे? बाइल जूस। हाँ ठीक है ना, बील का मत बोल देना इसको, बाइल जूस बोलना। अब देखो सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो पितरस जो है, इस पितरस का निर्माण कहाँ होता है? बताओ, देखिए पितरस का निर्माण कहाँ होता है? अभी लिखा है यकृत से आता है पितरस, मतलब इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत। इसका जो निर्माण है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? लीवर। क्या बोलते हो? लीवर। क्या इसको आप ये भी बोल सकते हो क्या? कलेजा बोल सकते हो क्या? क्या इसको आप जिगर भी बोल सकते हो क्या? अरे मेरे जिगर के छल्ले। हाँ, तो ये जिगर जो होता है वो क्या होता है? लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। जिसको आप बोलते हो कि क्या तेरा कलेजा है, वो क्या होता है? लीवर होता है। आपका माइंड तो कुछ और ही सोचता है कि लीवर जो कलेजा है, जिगर है, वो किसे कहा जाता है? हार्ट को कहा जाता है। आप ऐसे सोचते हो ना? नहीं, लीवर को क्या कहा जाता है? कलेजा या जिगर कहा जाता है। तो निर्माण कहाँ हुआ पितरस का? लीवर में हुआ। किस में हुआ? लीवर में। इसका निर्माण तो हो गया, लेकिन इसका जो स्टोर जो है, इसका जो संग्रहण जो है, वो कहाँ होता है? तो देखो कि जो लीवर जो होता है, बातें नहीं रे, कि जो लीवर जो होता है, उस लीवर के नीचे की तरफ एक होती है तैली, जिसको आप बोलते हो पित्त की थैली, और साइंस में उसको बोलेंगे पित्ताशय, गोल ब्लैडर। तो इस लीवर में किसका निर्माण होता है? पितरस का निर्माण होता है, लेकिन इसका संग्रहण कहाँ होता है? तो इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। किस में होता है? पित्ताशय, गोल ब्लैडर जिसको बोलते हो, और आप उसको पित्त की थैली बोलते हो। क्या बोलते हो? पित्त की थैली। तो इसका जो संग्रहण जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो इसका संग्रहण पित्ताशय में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पित्ताशय में, जिसको आप क्या बोलोगे? कौन सा ब्लैडर है? गोल ब्लैडर। क्या इसको आप यूरिनरी ब्लैडर बोल सकते हो क्या? क्या इसको यूरिनरी ब्लैडर बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब मूत्राशय होता है। क्या होता है? मूत्राशय। तो ये है कौन सा ब्लैडर? गोल ब्लैडर। अब बात ये आती है कि ये जो पितरस जो होता है, इस पितरस का रंग कैसा होता है? तो पितरस जो है, इस पितरस का रंग होता है हल्का। पीत का मतलब क्या होता है? पीत का मतलब है, अरे पीतांबर पढ़ते नहीं क्या? पीतांबर। पीले हैं जो अंबर, वस्त्र बोलते हो। तो पीत का मतलब क्या होता है? पीला। तो यहां इस पीत से आपके माइंड में क्या आएगा? पीला। तो पितरस का रंग कैसा नहीं होता? पीला नहीं होता। तो फिर इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है हल्का हरा। कैसा होता है? हल्का हरा होता है। और क्वेश्चन ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन में ही आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? वो क्वेश्चन में पूछेगा कि जो यकृत से स्रावित जो पितरस होता है, उसका रंग हल्का हरा होता है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण के कारण इसका रंग है वो हल्का हरा होता है? तो आप बोलोगे ओ, यही बात तो हमें याद थी कि पितरस का रंग कैसा होता है? हल्का हरा होता है। और इसने तो ऐसे पूछ लिया कि किसके कारण क्या होता है? हल्का हरा होता है। तो याद रखना है कि पितरस जो है, इस पितरस का रंग जो होता है हल्का हरा, वो किसके कारण होता है? तो बिलीवर्डिन वर्णक के कारण। कौन से वर्णक के कारण होता है? बिलीवर्डिन वर्णक के कारण होता है। जैसे बोलते हो ना आप कि ऐसे किस बात की आ रही है कि रक्त जो होता है, उस रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण लाल होता है। तो उसी तरीके से पितरस का रंग कैसा होता है? हल्का हरा। किसके कारण? बिलीवर्डिन वर्ण के कारण होता है।
अब देखो कि ये जो पितरस है, इस पितरस की अगर मैं बात करूं कि इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति का मतलब कि ये अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है। तो ये कैसा होता है, तो पितरस जो होता है हो गया क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। और अगर कोई पदार्थ क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, तो उसकी पीएच 7 से कम होती है या 7 से अधिक होती है। 7 से क्या होती है, अधिक होती है। मतलब कि इसकी जो पीएच जो है, उसकी पीएच 7.4 से कितनी हो सकती है, 8.5 तक हो सकती है। ये 4 बातें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? अब 4 बातें याद रहेंगी तो देखो ये क्या है, पितरस है। और पितरस है तो इसमें क्या होने चाहिए, एंजाइम होने चाहिए। लेकिन पितरस एक ऐसा क्या है, रस है जिसमें कोई क्या नहीं होता है, एंजाइम नहीं होता है। याद रखना भाई कि आहार नाल का कौन सा भाग ऐसा है जिसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती, केवल ग्रास नली पाचन में क्या होती है, सहायक होती है। और क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस ऐसा रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता लेकिन फिर भी वो पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। और वो रस कौन सा है, पितरस है। तो इस पितरस को आप क्या कह सकते हो, तो इसे आप कह सकते हो कि यह बिना एंजाइम वाला क्या होता है, रस होता है। बिना एंजाइम वाला क्या होता है, रस होता है। तो फिर सर ये इसके पास एंजाइम तो है ही नहीं, तो ये क्या भोजन का पाचन करेगा? भोजन का पाचन तो नहीं करेगा लेकिन पाचन में सहायक जरूर होगा, मतलब कोई ना कोई काम तो करेगा। पाचन करने का काम उसका ही है जिसमें क्या होगा, एंजाइम होगा। कि बिना एंजाइमों के क्या नहीं हो सकता, भोजन का पाचन नहीं हो सकता। तो फिर बात ये आती है कि ये पितरस जो है, ये पितरस क्या काम करता है, कि जो पितरस है इसका कार्य क्या होता है। तो एक एक कार्य के बारे में ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो आप खुद बताओगे कि आमाशय से जो भोजन आया है, आमाशय से जो भोजन आया है वो भोजन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है? कैसा है, अम्लीय है। क्योंकि मैंने बताया था कि आमाशय में आमाशयिक जो रस होता है उसमें HCl क्या होता है, उपस्थित। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उस HCl का काम ही क्या होता है कि वो भोजन को कैसा बना देता है, अम्लीय बना देता है। तो आमाशय से छोटी आंत में जो भोजन आया है वो कैसा है, अम्लीय है। तो सबसे पहला काम तो पितरस का ये है कि इस अम्लीय भोजन को ये कैसा बना देता है, क्षारीय बना देता है। कैसा, पितरस क्षारीय प्रवृत्ति का है तो कैसा बना देगा, क्षारीय। तो सबसे पहला काम तो इसका हो गया कि भोजन को कैसा माध्यम प्रदान करता है, तो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। और HCl जो है वो भोजन को कैसा माध्यम प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। कि HCl है वो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा, ये कैसे कर देगा, क्षारीय माध्यम क्या करेगा, प्रदान करेगा। इसके बाद में इसका और काम क्या होता है, तो देखो कि पितरस का काम होता है कि भोजन में जो वसा जो होती है वो कैसे टुकड़ों में होती है, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होती है। कि भोजन में उपस्थित जो क्या है, वसा है, इस वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को ये किस में बदल देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, बदल देता है। और वसा के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पायसीकरण। क्या कहलाता है, पायसीकरण। इसको ही आप क्या बोल सकते हो, इमल्सीकरण बोल सकते हो। तो इस पायसीकरण में या इमल्सीकरण में जो सहायक जो रस होता है वो कौन सा रस होता है, पितरस होता है। कौन सा रस होता है, पितरस। तो किसमें सहायक है, तो पायसीकरण में क्या हो गया, सहायक हो गया। दो काम हो गए क्या। पहला काम कौन सा है, तो पहला काम है कि ये भोजन को कैसा माध्यम प्रदान करता है, तो ये भोजन को क्षारीय माध्यम क्या करता है, प्रदान करता है। दोनों काम हो गए। भाई लिख के कहाँ जाएगा, इसकी पोट बना के मैं तो सीकर लेने जाऊंगा, आपके पास छोड़ के जाऊंगा। लिख लो भाई, आप भी लिखो एक बार, फिर बहुत जल्दी करते हो लिखने में, लिख लो। अभी बताया था कि वसा जो है भोजन में वो बड़े टुकड़ों के रूप में होगी और उन बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पायसीकरण कहलाती है। तो लिखो वसा के बड़े बड़े
टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। जिसे इमल्सीकरण भी कहा जाता है। जिसे इमल्सीकरण भी कहा जाता है। जिसे इमल्सीकरण भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलेंगे? इमल्सिफिकेशन। तीन चीजें हो गई भाई। एक तो हो गया अपचय, एक हो गया उपचय और एक हो गया आपका पायसीकरण। अपचय क्या होता है? किसके बड़े बड़े टुकड़ों का? तो भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना क्या कहलाएगा? अपचय कहलाएगा। लेकिन वसा के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में बदलना क्या कहलाएगा? पायसीकरण कहलाएगा। दोनों में अंतर क्या करना है? याद रखना है। और तीसरा कि भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों का बड़े टुकड़ों में या छोटे अवयवों का बड़े अवयवों में बदलना क्या कहलाएगा? उपचय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपचय कहलाएगा। और अपचय प्लस उपचय क्या कहलाता है? मतलब दोनों प्रक्रियाएं साथ हो रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उपापचय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपापचय। ऐसे हटाओ, आलस आता है। ठीक है। अब देखो तीसरा काम क्या होता है। तो इसका तीसरा काम होता है कि आपने पढ़ा होगा कि वसा जो होती हैं क्या होती हैं? विटामिन। क्या होती हैं? विटामिन। कि जो विटामिन जो है ये विटामिन विलेयता के आधार पर, विलेयता मतलब सोल्यूबल, घुलने के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक होती है वसा विलय विटामिन और दूसरी कौन सी होती है? जल विलय विटामिन। वसा विलय विटामिन किसको कहते हैं? कि वे विटामिन जो वसा में क्या होती हैं? घुलनशील होती हैं, उनको कहेंगे वसा विलय विटामिन। और कौन कौन सी विटामिन है जो वसा में घुलनशील होती हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में जो घुलनशील जो विटामिन है उनको क्या कहेंगे? जल विलय विटामिन कहेंगे। और जल विलय विटामिन कौन कौन सी होती हैं? बी और सी। अरे कौन कौन सी होती हैं? बी और सी। अब देखो याद रखना है कि जो विटामिन जो है ये विटामिन भी हम भोजन के साथ लेंगे कि नहीं लेंगे? तो भोजन के साथ लेंगे तो क्या इनका पाचन होगा? क्या इनका पाचन नहीं होता। केवल पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इन तीन मुख्य अवयवों का ही क्या होता है? पाचन होता है। लेकिन भोजन के साथ विटामिन लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, जल, इनका क्या नहीं होता है? पाचन नहीं होता है। तो इनका फिर क्या होता है? तो इनका फिर सीधा अवशोषण ही होता है। सीधा क्या होता है? अवशोषण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पहले पाचन होगा, उसके बाद उनका क्या होगा? अवशोषण होगा। और विटामिन, जल और जो खनिज लवण है इनका सीधा क्या होगा? अवशोषण होगा। अब हम बात कर रहे हैं कौन सी विटामिन की? वसा विलय विटामिन की। तो वसा विलय जो विटामिन जो है इनके अवशोषण में कौन सहायक होता है? तो इनके अवशोषण में भी पितरस क्या होता है? सहायक होता है। देखो याद रह जाएगी कि वसा के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदलने का काम कौन कर रहा है? पितरस कर रहा है। कौन कर रहा है? पितरस। और वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनका अवशोषण करवाने का काम भी कौन कर रहा है? पितरस। तो वसा से दोनों बात याद रहेंगी कि नहीं? तो तीसरा इसका काम हो गया कि इसका काम है कि वसा विलय जो क्या होती है विटामिन, कौन सी विटामिन? वसा विलय विटामिन नो के अवशोषण में क्या होता है? सहायक होता है। ये किसका काम हो गया? तो ये पितरस का काम हो गया। याद रखना विटामिन कितने प्रकार की? दो प्रकार की, वसा विलय, जल विलय। वसा विलय कौन कौन सी? ए, डी, ई, के। और जल विलय कौन सी? बी और सी। तो वसा विलय विटामिनों के अवशोषण में कौन सहायक होगा? पितरस सहायक होगा। यानी कि इतना काम किसका हो गया? पितरस का हो गया। किसका हो गया? पितरस का। अब बात आती है दूसरी किसकी? अग्नाशयिक रस की। किसकी बात आती है? अग्नाशयिक रस की बात आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं पैंक्रिएटिक जूस।
क्या बोलेंगे, पैनक्रिएटिक जूस। वो होता है बाइल जूस और ये होता है पैनक्रिएटिक जूस। बाइल जूस को बील का जूस मत बोलना और पैनक्रिएटिक जूस को पपीता का जूस मत बोलना, ठीक है ना। हाँ, वो बात मेरे ध्यान में आ रही थी, तू बोलेगा, ठीक है। तो अब देखो, इतनी बात तो मैं आपको बता सकता हूं कि अग्नाशयिक जो रस जो होता है इसका निर्माण कहाँ होता है, बताओ। देखिए, अग्नाशयिक रस का निर्माण कहाँ होगा, लिखवाया है कि अग्नाशय से कौन सा रस आएगा, अग्नाशयिक रस, मतलब कि इसका निर्माण कहाँ होगा, अग्नाशय में होगा। किसमें होगा, अग्नाशय में। अब अग्नाशय में भी वो पूछ लेता है कि अग्नाशय की कौन सी कोशिका से अग्नाशयिक रस का निर्माण होता है। तो अग्नाशय में कितनी कोशिकाएं होती हैं, 4 कोशिकाएं होती हैं। एक का नाम है एल्फा कोशिका, दूसरी का नाम है बीटा कोशिका, तीसरी का नाम है डेल्टा कोशिका और चौथी जो है उसका नाम है एफ कोशिका। क्या नाम है, एफ कोशिका। तो इस एफ कोशिका से क्या स्रावित होता है, अग्नाशयिक रस, यानी कि एफ कोशिका में किसका निर्माण होगा, अग्नाशयिक रस का क्या होगा, निर्माण। तो इसका निर्माण कहाँ हो गया, तो इसका निर्माण हो गया अग्नाशय की एफ कोशिका से। रहेगी इतनी बात याद। दूसरी बात कि अग्नाशयिक जो रस जो होता है, इस अग्नाशयिक रस की प्रकृति कैसी होती है। पित्तरस की प्रकृति कैसी थी भाई, क्षारीय, और इसकी प्रकृति भी कैसी होती है, क्षारीय होती है। उसकी पीएच कितनी थी, 7.4 से 8.5 और इसकी पीएच भी कितनी होती है, 7.4 से 8.5 होती है। याद रखना और भी बात, हमारा जो ब्लड होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 7.4, उसको आगे मत बढ़ाना, ठीक है। पित्तरस और जो अग्नाशयिक रस होता है इनकी पीएच 7.4 या इससे आगे भी 8.5 तक हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मैं बोलूं कि जो पुरुष जो होता है, उस पुरुष का जो वीर्य जो होता है, उस वीर्य की पीएच भी कितनी होती है, 7.4 होती है। कितनी होती है, 7.4। तो इस 7.4 से 4 बातें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, कि रक्त की पीएच कितनी, पुरुषों के वीर्य की पीएच 7.4 और पित्तरस अग्नाशयिक रस दोनों की पीएच 7.4 से 8.5 तक हो सकती है। अब बात ये आती है कि देखो कि पित्तरस जो था, उस पित्तरस में क्या नहीं था, कोई एंजाइम नहीं था। लेकिन अग्नाशयिक जो रस होता है इसमें एंजाइम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इस अग्नाशयिक रस में कितने एंजाइम उपस्थित होते हैं, 3 एंजाइम। कितने एंजाइम, 3 एंजाइम। हाँ, और ये 3 एंजाइम उपस्थित होते हैं। और भोजन के मुख्य अवयव भी कितने होते हैं, भोजन के मुख्य अवयव भी 3 ही होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक वसा। तो ये जो तीनों जो एंजाइम हैं, ये तीनों एंजाइम भोजन के जो अवयव हैं उनका कंप्लीट क्या कर देंगे, पाचन कर देंगे। कंप्लीट क्या कर देंगे, पाचन। तो अग्नाशयिक रस में उपस्थित जो एंजाइम है वो भोजन के अवयवों का पूर्ण क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। इसलिए इस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सा रस है जिसे बिना एंजाइम वाला रस कहा जाता है, पित्तर रस नहीं, पित्तरस। कौन सा रस, पित्तरस। और कौन सा रस है जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, अग्नाशयिक रस को क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 एंजाइम और भोजन के तीनों अवयवों का कंप्लीट क्या कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा काम तो पहले होता आया है, लेकिन यहां आकर उनका पूरा क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। तो देखो, अग्नाशयिक जो रस होता है, इस अग्नाशयिक रस में उपस्थित जो क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो उपस्थित जो एंजाइम है, कितने एंजाइम है भाई, 3। और 3 एंजाइम कौन कौन से, तो एक तो हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, अब देखो इन तीनों के क्या लिख देता हूं, नाम लिख देता हूं कि जो अग्नाशयिक जो रस है उसमें 3 एंजाइम कौन कौन से हैं। तो एक जो एंजाइम है उसका नाम है एमाइलेज। कौन सा लेज, एमाइलेज, ठीक है। दूसरा जो एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है, ट्रिप्सिन। और तीसरा जो एंजाइम है उसका क्या नाम है, लाइपेज। तो कितने एंजाइम हो गए, 3 एंजाइम हो गए। एंजाइमों का काम क्या है, भोजन के अवयवों का क्या करना, पाचन करना।
तो देखो कि ये जो एमाइलेज है ये किसका पाचन करेगा। हमने बोला था कि लार जो है उस लार में एक एंजाइम होता है जिसको सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, और वो सलाइवरी एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या कर रहा था, पाचन। तो उसी एमाइलेज से ये भी याद रखो, ये भी क्या है, एमाइलेज। तो ये एमाइलेज जो है वो किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। और मैं इसे लिख सकता हूं क्या कि ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन। पूर्ण पाचन का मतलब समझ गए होगे अब आप कि कार्बोहाइड्रेट है अपने सरलतम अणुओं में क्या हो गया, विभाजित हो गया, मतलब इसका कंप्लीट क्या हो गया, पाचन हो गया। फिर बात आती है कौन सी, ट्रिप्सिन की बात आती है। हमने लिखा था एक एंजाइम जिसका नाम था पेप्सिन। पेप्सिन में आधा पे आया था, और मैंने बोला था कि याद रखना पैसे पेप्सिन और पैसे प्रोटीन, पैसे पेप्सिन और पैसे। तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा था, पेप्सिन। तो यहां भी याद रखो आधा पे आया है कि नहीं आया, पेप्सिन में आधा पे और ट्रिप्सिन में भी आधा पे। तो ये किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। तो मैं लिख सकता हूं प्रोटीन का पाचन, पूर्ण पाचन लिख दूं, क्यों, क्योंकि 90% जो पाचन का जो काम है वो आमाशय में हो चुका था, केवल 10% काम ही क्या था, बचा था। वो काम कहाँ हो गया, छोटी आंत के गहने भाग में। किसके द्वारा हो गया, ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा हो गया। और मैं बात करूं किसकी, लाइपेज की, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो ये कार्बोहाइड्रेट का कर रहा है, ये प्रोटीन का, तो एक अवयव कौन सा बच गया, वसा बच गया। तो ये वसा का क्या करेगा, पूर्ण पाचन करेगा, वसा का पूर्ण पाचन करेगा। देखो वसा का जो है 10% पाचन का काम कहाँ हो गया था, आमाशय में हो गया था। 90% काम बचा था कि नहीं बचा था, वो 90% काम छोटी आंत के कौन से भाग में हो गया, ग्रहणी भाग में हो गया। किसके द्वारा हो गया, अग्नाशयिक रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम से हो गया। ऐसे नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखना, एक शब्द होता है लिपिड, और इस लिपिड का मतलब क्या होता है, तो इस लिपिड का मतलब होता है वसा। कि वसा के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, लिपिड। और इसी लिपिड से ही क्या बना है, लाइपेज बना है। क्या बना है, एल से लिपिड, एल से लिपिड है तो एल से क्या हो गया, लाइपेज। तो याद रखना कि लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा का क्या करता है, पूर्ण पाचन करता है। देखो भाई कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा बहुत पाचन मुंह में हुआ था, कंप्लीट पाचन कहाँ हो गया, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में। किसके द्वारा हो गया, अग्नाशयिक रस द्वारा। प्रोटीन का 90% पाचन का काम कहाँ हुआ था, आमाशय में। 10% बचा हुआ काम कहाँ हो गया, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में। किसने कर दिया, ट्रिप्सिन ने कर दिया। वसा का पाचन का 10% काम कहाँ हो गया था, आमाशय में। बाकी 90% कहाँ हो गया, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में। किसके द्वारा, लाइपेज के द्वारा। तीनों किसके एंजाइम हैं, तो तीनों अग्नाशयिक रस के एंजाइम हैं। मतलब अग्नाशयिक जो रस है वो भोजन के अवयवों का कंप्लीट क्या कर देता है, पाचन कर देता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो इतना लिखो, इसके बाद में मैं बोल के लिखा देता हूँ आगे वाली बातें। यहां से लिखो 3 नंबर से।
जाएगा। हाँ, तो कि जो छोटी आंत है उस छोटी आंत का कौन सा भाग? इलियम भाग। इलियम भाग में अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं, उनको क्या कहेंगे? रसांकुर कहेंगे। ये क्या करती हैं? भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ाती है। ऊपर की तरफ होगा पचित भोजन और नीचे की तरफ क्या होगा? अपचित भोजन। और ये अपचित भोजन है, ये यहाँ से किस में चला जाएगा? बड़ी आंत में चला जाएगा। तो अब नेक्स्ट लिखो बड़ी आंत। बड़ी आंत में पाचन, ऐसे मत लिखना क्योंकि पाचन का काम हो चुका है। तो लिखो बड़ी आंत। छोटी आंत के कितने भाग थे? 3 भाग। तो बड़ी आंत के भी कितने भाग हैं? 3 ही भाग हैं। बड़ी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग। तो ये जो बड़ी जो आंत है, इस बड़ी आंत के भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। और बड़ी आंत के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो जो सबसे पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं कौन सी नाल? अंधनाल, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? सिक्किम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सिक्किम बोल सकते हो। दूसरा जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं वृहदात्र। क्या बोलते हैं? वृहदात्र, जिसको आप क्या बोल सकते हो? कोलोन। क्या बोल सकते हो? कोलोन। और तीसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय। रेक्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? रेक्टम कहेंगे। तो बड़ी आंत जो है उस बड़ी आंत के कितने भाग? तो बड़ी आंत के 3 भाग। एक होता है अंधनाल सिक्किम, एक होता है वृहदात्र कोलोन, और एक क्या होता है? मलाशय होता है। क्या होता है? मलाशय। एक एक बात लिखा देता हूं, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। देखो, ये अंधनाल जो है, सिक्किम जो होता है, ये किसके साथ जुड़ा होगा? तो ये छोटी आंत के इलियम भाग से जुड़ा होगा, क्योंकि छोटी आंत के बाद कौन सी आएगी? बड़ी आंत ही तो आएगी। ठीक है, तो छोटी आंत का लास्ट वाला भाग कौन सा था? इलियम। और जो बड़ी आंत है उसका पहला भाग कौन सा है? सिक्किम। तो यह किसके साथ? तो यह इलियम के साथ क्या होती है? जुड़ा होता है। कि बड़ी आंत का जो सिक्किम भाग है वो छोटी आंत के इलियम भाग से क्या होता है? जुड़ा होता है। अब देखो, आप बोलते हो कि उसकी अपेंडिक्स में दर्द हुआ, उसकी अपेंडिक्स में क्या हुआ? दर्द। तो वो जो अपेंडिक्स होती है वो भी किसके साथ जुड़ी होती है? इस बड़ी आंत के सिक्किम भाग से जुड़ी होती है। तो देखो, इसी के साथ कर्मी रूपी परिशेषिका, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? कर्मी रूपी परिशेषिका बोलते हैं, जिसको आप अंग्रेज लोग क्या बोलते हो? अपेंडिक्स। जुड़ी होती है। आ गई इतनी बात समझ में? अब देखो, दूसरा भाग कौन सा है? कोलोन भाग। तो इस बड़ी आंत में क्या आया है? अपचित भोजन आया है, जिसको हम अपशिष्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपशिष्ट। तो देखो कि ये जो अपचित जो भोजन आया है, इसके साथ और क्या आ गए? तो इसके साथ एक तो जल आया है कि नहीं आया, जिसका पाचन नहीं हुआ। एक खनिज लवण आए कि नहीं आए, और एक जो क्या है, जल विलय विटामिन जो है वो आए कि नहीं आए, क्योंकि इनका बीच में थोड़ी अवशोषण हुआ था, नहीं हुआ था। तो ये जो कोलोन जो भाग होता है, इस कोलोन भाग में किसका अवशोषण होता है? तो इस अपचित भोजन में से जल विलय विटामिन खनिज लवणों का क्या होता है? अवशोषण होता है। खनिज लवणों का क्या होता है? अवशोषण होता है। बता दोगे क्या कि वसाविलय विटामिनों का अवशोषण कहाँ होता है? वसाविलय विटामिनों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत के इलियम भाग में। लेकिन जल विलय विटामिनों का कहाँ होता है? याद रखो कि जल का कहाँ होगा? बड़ी आंत के कोलोन में। तो जल विलय विटामिनों का भी कहाँ होगा? बड़ी आंत में। और खनिज लवणों का भी कहाँ होगा? बड़ी आंत के भाग में होगा। अब जैसे ही इनका क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है, वैसे ही जो अपजन था या अपशिष्ट था, उसको आप क्या कह सकते हो? मल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मल। कि यानी कि जिसमें से सभी जो क्या है पोषक पदार्थ अवशोषण हो गया,
जल, विटामिन, खनिज, लवणों का अवशोषण हो गया, जिस भोजन का पाचन हुआ है उसका भी अवशोषण हो गया। तो अब ये जो बचा है पीछे, इसको आप क्या कह सकते हो? मल कह सकते हो, स्टूल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? स्टूल, मल कह सकते हो। तो ये जो मल जो होता है ये कहां पर संग्रहित रहता है? मलाशय में। कि कुछ समय तक मल यहां पर क्या होगा? संग्रहित होगा। फिर इसको हम गुदा द्वारा शरीर से क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। यानी कि कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए मल का संग्रहण बड़ी आंत के कौन से भाग में होता है? रेक्टम भाग में होता है, मलाशय में होता है। लिख लो इतनी बात। तो अभी कुछ की पॉइंट्स अपने बचे हुए हैं पाचन तंत्र से रिलेटेड, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आंत, बड़ी आंत थोड़ी थोड़ी आई, बिल्कुल इतना ही आता है। पहली क्लास में नया कुछ होता है, बाकी घर जाके कम से कम इसको आपको क्या करना है? टाइम देना है, आधा घंटा कम से कम पढ़ना है। ठीक है ना? आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है।